अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अदनान शुएब और आज ब्राइटो ऑल शेड्स ऑफ लाइफ में हमारे मेहमान हैं नूर खान। कैसे नूर खान, आप ठीक? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल A1। नूर खान, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हाउ डिड यू केम इनटू दिस फील्ड? इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन एक्चुअली। मैंने A लेवल्स किया तो आई बेसिकली माई फैमिली इज़ फ्राम दैट जनरेशन, मेरे जो ऊपर वाले सारे हैं कि या हमारे ख़ानदान में सब डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं। मेडिकल की तरफ तो मेरा कोई इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन नहीं था। आई वॉज डिसेंट इनफ इन मैथ्स एंड फिज़िक्स, तो ज़ाहिरी बात है हर कोई यही कहता है कि भाई इंजीनियरिंग की साइड पे जाएंगे, बट आई जस्ट कुड नॉट क्लियर केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, सो आई वॉज वेरी अपसेट। तो मैं यही एक्चुअली A लेवल्स के अंदर फिगर आउट कर रहा था कि मैंने किस फील्ड में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है। सो एकदम से एक दिन मेरी जो बड़ी बहन है वो मेरे पास आई, उन्होंने आते साथ ही मुझे कहा कि नूर तुम आर्किटेक्चर कर लो। एंड एज सून एज शी सेड दैट इट एक्चुअली डिड रिंग अ बेल। मैंने कहा हाँ, ये एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है कि जो मैं कर सकता हूँ, बिकॉज एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू बी वेरी गुड इन ड्राइंग। बट फिर जब आप ऑल बॉयज़ स्कूल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हमारे ऑप्शन नहीं थी LGS के अंदर कि वो आर्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफर नहीं कर रहे थे ऑल द वे टिल A लेवल्स। और इवन इन A लेवल्स उन्होंने जाके कहा कि जी आप 10 से 12 स्टूडेंट्स लाएंगे तो हम आपको एज अ सब्जेक्ट ही ऑफर करेंगे। सो बेसिकली वो शौक़ वहीं का वहीं रुक गया था। फिर जब बहन ने ये कहा तो मैंने दोबारा इस पर सोचा, मैंने कहा दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन डू, एंड देन आई जस्ट परस्यूड दैट एंड देन एवरीथिंग फेल इन प्लेस। तो क्या फैमिली में कोई बंदा इससे था जो? जी, माय फैमिली बेसिकली इज sort of like, you can say it's a construction sort of a background, in the sense that my dad is a UET graduate and a civil engineer, so वो अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो हेड कर रहे हैं सिंस 1983। और मेरे दादा अल्लाह बख्शे वो पब्लिक सेक्टर के अंदर काम करते थे और he used to manage public health and dams and other things. So I have been around buildings and I have So you have been seeing all those plans, sections, elevations in the house as well. Yes. Okay, fine. But as a child, it never was something that I'm going to pursue this. It's just that it's a very big moment in my life when my sister came up to me and said कि यार ये तुम क्यों नहीं ट्राई करते। मैंने कहा हाँ, ये किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा एक और छोटी सी बात ये है कि I've seen my dad his entire life not having an office, because when you are in construction तो आप साइड टू साइड आपके साइड पे ही ऑफिसेज होते हैं। सो आई डिड नॉट वांट दैट कि यार मेरी सारी टाइम जो है वो फील्ड जॉब हो, एंड आई ऑल्सो डिड नॉट वांट कि मेरा सारा टाइम जो है वो डेस्क जॉब हो। सो अल्लाह का बड़ा शुक्र है इन दैट सेंस के वी आर इन अ फील्ड के वी कैन एक्चुअली डू बोथ। सो हाउ डिड यू केम टू कि जी मैंने अब आर्किटेक्ट बनना है तो ये इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करनी है मैंने, बिकॉज देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस इन लाहौर नाउ, सो हाउ डिड यू सिलेक्टेड दैट? Yeah, obviously everybody's first choice is NCA living in Lahore, that should be your first choice to go to an art school. But like I said, my dad is into this sort of a situation, तो उनके काफ़ी सारे आर्किटेक्ट दोस्त भी हैं, जानने वाले भी हैं। तो मैं बेसिकली BNU का ग्रेजुएट हूँ, बीकन ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी, एंड आई एम द सेकेंड बैच दैट ग्रेजुएटेड एज आर्किटेक्ट्स का। सो उस टाइम पे जो फैकल्टी BNU के अंदर थी, it was really remarkable. It was quite something, and a lot of my father's friends came up to my father and said कि आप BNU ज़रूर ट्राई करवाएं, NCA तो ये करेगा ही करेगा, but आप BNU ज़रूर ट्राई करवाएं because the faculty over here is actually pretty amazing, and student teacher ratio was also quite unbelievable. Like we started off with 20 students and we graduated about 12. So वो हर साल हमारे डीन का सिर्फ एक ही कोशिश होती थी कि जितने लोग आर्किटेक्चर ना करें उतना बेहतर है, ताकि सिर्फ क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो निकले। सो BNU शुरू हो जाता है NCA से 6-7 महीने पहले। सो 6 महीने पहले जब मैंने BNU ज्वाइन किया, फैकल्टी को देखा, पढ़ने का सिस्टम देखा, सारा कुछ, सो आई देन नेवर रियली अप्लाइड टू NCA। आई जन फिगर्ड कि यहाँ पे मेरा सिस्टम ठीक चलेगा। ओके, तो दूसरा ये बताएं कि जब BNU में गए और उसके बाद पढ़ना शुरू किया तो हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट द सीनियर आर्किटेक्चर फ्रेंड, ये मेरे ये आर्किटेक्ट्स काम करें और टॉप का आर्किटेक्ट ये, आई विश कि मैं ऐसा बन जाऊं। एक ये भी फेज़ आता है एक यंग आर्किटेक्ट की लाइफ में। बिल्कुल, अभी तक चल रहा है नहीं, बिल्कुल, जब आप एज अ स्टूडेंट आपको पता है अदनान भाई, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। आप एक बहुत बड़ी मेरी और आपकी ज़िंदगी में आजकल एक चीज़ है जिसका नाम है कॉस्ट, कि हर चीज़ कॉस्ट के साथ उसका एनालिसिस जो है वो किया जाता है। एज अ स्टूडेंट यू नेवर रियली वरी अबाउट दैट। एज अ स्टूडेंट यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द आउटलुक, यू थिंकिंग अबाउट द आइडियाज़, यू थिंकिंग किस आइडियोलॉजी से चीज़ बनी है। सो उस टाइम थोड़ी सी ज़्यादा आपको डेवलप्ड ब्रेन चाहिए होता है रियल लाइफ वर्क अंडरस्टैंड करने के लिए। सो जब तक मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर थे तो ज़्यादा इंस्पिरेशन जो थी वो इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स की थी, बट फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर एंड देन ऑनवर्ड्स जब थोड़ा शऊर आया, समझ आना शुरू हुई कि यार हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर रह के किन चैलेंजेस के साथ एक आर्किटेक्ट जो है वो परफॉर्म करता है। सो देन येस, देयर आर मैनी के जिनके साथ इंस्पिरेशन। व्हेन डिड यू रियलाइज़ कि यार ये जो स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है, ये इसमें जो हम आर्किटेक्चर पढ़ते हैं और जो एक रियलिस्टिक लाइफ है, जो एक रियलिज्म जो है, वो कब रियलाइजेशन हुई?
पहला हफ्ता नौकरी पे, पहला हफ्ता नौकरी पे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आई एम समबडी हु गिव्स आई थिंक अ लिटिल मोर इम्पोर्टेंस टू डिज़ाइन देन वन शुड, विच एक्चुअली यू कांट रियली डू दैट, बट इवन देन यू नो आई एम वेरी रोमांटिक अबाउट डिज़ाइन, तो मैं बहुत ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस देता हूँ. बट अगर उसको भी मैं मेरिट पे जज करूँ तो आई थिंक इन रियल लाइफ 40% से ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होता, 60% एक प्रोजेक्ट के अंदर बाकी फैक्टर्स को आपको कंट्रोल करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेक अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट. इट्स नॉट जस्ट दैट कि अगर आपका डिज़ाइन माना गया है, क्लाइंट के साथ आपने मनवा लिया या आपने अपनी चीज़ें 80% तक मनवा ली हैं तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बन जाएगा. देयर इज़ नो सच गारंटी. There's another whole life to it that begins once things go on from paper to construction. So when you graduated from your आर्किटेक्ट, जब बन गए आप, तो फिर डिसाइड कैसे किया कि अब मैंने क्या करना है, जॉब करनी है या पहले इंटर्नशिप करनी है? बिकॉज एज आई नो कि आप जॉब डायरेक्टली नहीं कर सकते, यू हैव टू वर्क विद समबडी टू गेन दैट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ. तो क्या सिलेक्शन थी, कौन सा बंदा जहन में था उस ज़माने में? हर एज के अंदर एक बंदे की लाइम लाइफ चल रही होती साथ में. अदनान भाई, एक तो ये है कि आई ग्रेजुएटेड 2010 बट आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2008. अब आई डोंट नो अच्छा था कि बुरा था, बट जवानी का जोश था एंड आई सेड कि यू नो लास्ट 2 years ऑफ माई लाइफ आई एम नॉट गोइंग टू टेक मनी फ्रॉम माई फादर, विच इज़ परहैप्स द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ. क्योंकि मुझे फ़ौरन ये समझ आ गई कि अपने पैसों पे तो ज़रूरतें भी मसां पूरी होती हैं, अयाशी तो बाप के पैसे पे होती है, तो कर लेनी चाहिए थी बट नहीं की. सो एनीवे वो 2 साल छोटा मोटा अपना काम करने का एक्सपीरियंस था इवन एज अ स्टूडेंट. तो जब ग्रेजुएट किया तो ये बात तो समझ आ गई थी कि नो वे ऑन अर्थ कैन आई जस्ट सिंपली यू नो स्टार्ट माई ओन फर्म एंड यू नो सी वेयर इट गोज़. आई हैव टू वर्क विद समबडी, आई हैव टू रियलाइज़ कि कैसे चीज़ें की जाती हैं. प्लस ये भी है ना कि जब आप अपना काम कर भी रहे हैं, आप अच्छे प्रोजेक्ट्स भी अगर कर रहे हैं तो वो बहुत छोटे स्केल पे और लाइमलाइट में भी नहीं होता. सारी बात है. अब जब आप नौकरी करते हैं तो यू वर्क विद डिफरेंट स्केल्स. आप कहीं फैक्ट्री बना रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट बना रहे हैं, कहीं कोई और चीज़ बना रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट बड़ी ज़बरदस्त होती है. सो येस, दिस वाज अ वेरी वेरी कॉन्शियस डिसीजन कि किसके साथ काम करना है. एंड अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इतने अच्छे टीचर्स ने पढ़ा दिया था कि आई न्यू कि बहुत कोई तगड़ा डिज़ाइनर होगा तो उसके साथ मैंने काम करना है, बिकॉज आई जेन्युइनली वांटेड टू लर्न. सो एट दैट टाइम आई लुक्ड इनटू SRDW. मैंने एंड दैट्स द ओनली प्लेस आई एक्चुअली एवर अप्लाइड, और दैट्स द ओनली प्लेस जहाँ मैंने नौकरी की. एंड व्हाई यू वांटेड टू गो देयर? मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स राज साहब के और साद साहब के देखे थे, और जिससे मुझे यही चीज़ समझ आ गई थी कि ये लोग डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. इट्स नॉट जस्ट कि यू नो बाकी जगह से चीज़ों को, प्रोजेक्ट को अच्छा या कवर अप नहीं किया होता. एक इनहेरेंट डिज़ाइन क्वालिटी भी होती है, एक जड़ों पे खड़ा होता है वो प्रोजेक्ट, डिज़ाइन एंड आइडियोलॉजी एंड थियरेटिकली स्पीकिंग. सो आई ऑलवेज वांटेड दैट. एक तो ये है कि मेरी जो थीसिस की प्रेजेंटेशन थी उसके अंदर राशिद साहब वाज अ जूरर एज वेल. एंड ये भी एक और स्टोरी है, मेरी ज़िंदगी का वर्स्ट प्रोजेक्ट वाज माय थीसिस प्रोजेक्ट. सो विल कम टू दैट इफ़ टाइम ने इजाज़त दी. बट एनीवे, सो राशिद साहब के साथ वहाँ पे थोड़ी सी सलामदा हुई. ग्रेजुएट किया, मुझे अच्छी तरह याद है 19 जून 2010 को ग्रेजुएट किया. 19 जुलाई 2010 को, मतलब 1 हफ्ते के बाद ही माय फादर वाज लाइक कि क्या कर रहे हो घर बैठ के, यू नो काम करो क्या करना है. कि जी 2 महीने से नहीं सोया हूँ, आपको क्या पता है हमारा थीसिस कैसे होता है. बट नो, ही डिड नॉट. अच्छा, कट यू इन दिस, मैं ये भी एक चीज़ ऐड करना इसमें चाहूँगा. मेरा भी एक्सपीरियंस है कि जब पेरेंट्स समझते हैं कि आपने ग्रेजुएट कर लिया है तो समझते हैं कि हुन साडा मुंडा कमाओगे, दुनिया कल तो कार बनाना है. इट्स नॉट लाइक दैट, नथिंग एट ऑल, नॉट एट ऑल. आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो आपकी एज के इस फ्रेटर्निटी से निकले हैं, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी उनके पास काम नहीं है. हम भी कर रहे हैं. सही है. तो ये है कि अदनान भी वहाँ से फिर जब फारिग निकला यूनिवर्सिटी से तो सीधा 1 महीने के बाद एक ही जगह गया SRDW, और सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास गया. उन्होंने कहा जी आप कौन? मैं कहा जी नूर खान है. शी ऑल्सो गॉट कन्फ्यूज, शी गॉट सो कन्फ्यूज. लेटर ऑन जब मैंने वहाँ पर काम करना शुरू किया तो मुझे पता चले कितना बड़ा फ़र्क है. बट उसने ऊपर साद साहब को फ़ोन किया. साद साहब बेचारे अपने दफ्तर से उठ के नीचे आ गए कॉन्फ्रेंस रूम में, कि पता नहीं कौन आ गए. खान साहब आ गए. वहाँ पे एक मैं खड़ा हुआ 23 साल का. मैंने कहा सर नौकरी करनी है, आपको कुछ प्रेजेंट करना चाहता हूँ. मैंने घड़ी देखी, मेरी शक्ल देखी, मैंने कहा यार अब मैं आ तो गया हूँ तो माइट एज वेल मीट हिम. तो खैर 5 मिनट का उन्होंने मेरे से प्रेजेंटेशन वगैरह ली, ये वो सारा कुछ किया. उन्होंने कहा कि ओके आई लेट यू नो इन अ वीक्स टाइम. So it was a Tuesday, I clearly remember, it was a Tuesday. So next Tuesday I went to the office again. मैंने कहा सर आपने बताया नहीं. उन्होंने कहा यार मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, तो मैं फ़ोन करूँगा तब आना. उसका अगला ट्यूसडे मैं फिर उनके पास हाजिर हो गया. मैंने कहा सर आपने बताया नहीं. उन्होंने कहा यार तेरे साथ मसला क्या है, तुम फ़ोन करना मुझे, मैं तुम्हें बता दूँगा क्या करना है, एंड गो अप्लाई एल्सवेयर एज वेल. हमारे पास अभी ज़्यादा जगह यहाँ पे नहीं है.
अगले हफ्ते फिर मैं पहुंच गया उनके पास। मैं तो तरलों पे था, मैं कहा सर काम करना है तो सिर्फ आप ही के पास करना है, आप बाथरूम में बिठा दें, साइड पे किसी कोने में बिठा दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने काम करना है तो आप ही के पास करना है। सो तब भी उन्होंने कहा चले जाओ, अब फ़ोन मत करना, अब मत आना, फ़ोन करके मैं तुम्हें बता दूंगा क्या करना है। अगले हफ्ते फिर मैं पहुंच गया उनके पास, मैंने कहा सर काम तो आप ही के पास करना है। तो तंग आके उन्होंने कहा यार ये टेबल है, बस इधर बैठ जाओ, काम तो कर लेंगे। सो देन that's how it started and I worked with him for about 3 years. कितना रोल है SRDW का, राशिद साहब का, साद साहब का इन अपब्रिंगिंग योर पर्सनालिटी एज एन आर्किटेक्ट? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब आई ऑफन से दिस कि यू पुट अ डेक ऑफ कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी, आप अगर मुझे कहेंगे पता निकालो 4 या 5 से ऊपर का नहीं आएगा, मेरी किस्मत उस तरह से काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन जब इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स मैं देखता हूँ तो अल्लाह ने मेरे पे बहुत ज़्यादा मेहरबानियाँ की हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा जो करम ही है वो ये है कि मुझे उस्ताद बड़े ज़बरदस्त मिले। सो एक तो स्कूल में बहुत अच्छे मिले, फिर यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज़बरदस्त मिले, और फिर राशिद साहब, साद साहब को तो मैं बिल्कुल उस्ताद के दर्जा देता हूँ कि उन्होंने ही सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। सबसे बड़ी चीज़ जो राशिद साहब के साथ मैंने सीखी वो ये थी, यार अदनान भाई इट्स क्वाइट अ टैलेंट दैट राशिद साहब पोजेसेस, कि अपनी बात मनवाते हैं और अगले को लगता है कि उसकी मानी गई है। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि आप अपने आइडियाज़ जो हैं वो आप पुश कर रहे हैं, बट क्लाइंट ये समझता है कि यार मेरी बात मानी जाए। एंड व्हेन डिड यू रियलाइज कि अब मुझे अलग होना है फ्रॉम दिस कंपनी, अब मैंने सीख ली है? कोई ऐसे था अदनान भाई कि आई वॉज वेरी एम्बिशियस, सो इवन व्हेन आई वाज वर्किंग विद राशिद साहब तो मैं रात को आके अपने प्रोजेक्ट्स करता था और सारी चीज़ों पे काम शाम कर रहा था। सो 3 साल ऑलमोस्ट मैंने उनके पास काम किया, तो आखिरी 6 महीने ऐसे थे कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही थी कि मैं राशिद साहब से भी एडवाइस लूँ या साद साहब से भी लूँ, और वो लोग भी एक्चुअली काफ़ी खुश थे कि लाइक मेरे क्लाइंट्स उनको नहीं, जो जिन क्लाइंट्स को मैं हैंडल कर रहा था वो उनको कोई तंग नहीं थे, दे वर फाइन विद माई परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। So that's when I also thought कि maybe I can sort of now you can split break away. It's always a very very difficult decision. It was very naive of me to think कि जब मैं पहले दिन नौकरी पे गया था तो बड़ा सीना चौड़ा करके मैं 6 महीने से ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। तो 2 साल के बाद तो समझ आया कि अच्छा अभी कुछ नहीं है। डिफरेंट ट्रांजिशन है ये, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मतलब जो मुझे फील होता है जब आप पढ़ रहे होते हैं और जब आप इंटर्नशिप करें या नौकरी करें और फिर अपना काम करें, इट्स अ बिग ट्रांजिशन ऑफ पर्सनैलिटी चेंज इन योर। या बट आई थिंक इन दिस I have a very traditional and a very formal relationship with my father. ठीक है जी, तो हम ईद के ईद ही हमारा सिर्फ हग शक या हाथ हैंडशेक हो जाता है, वरना लाइक मैं अगर बाहर भी कहीं गया हूँ इतने अरसे के लिए गया हूँ, अब्बू ने ना कभी कुछ किया है, सो ही इज़ नॉट वेरी एक्सप्रेसिव। बट आई वेरी क्लियरली रिमेंबर कि अगले दिन जब मैंने पहले दिन अपनी नौकरी पे जाना था तो सेकेंड टाइम इन माई लाइफ ही केम इन माई रूम एंड ही सेड कि आई एम गोइंग टू गिव यू वन एडवाइस, अब तुम्हारी ज़िंदगी शुरू होने वाली है एक नई, तो एक एडवाइस दे रहा हूँ, माननी है तो मानो, नहीं माननी तो योर कॉल। इस लाइक बेटा अगर नौकरी करनी है ना तो नौकर बन के करनी है, फिर उसमें कोई नवाबी नहीं दिखानी। सो दैट वाज माय माइंडसेट। सो माय माइंडसेट क्लियरली वाज कि मुझे तो SRDW सिखाने के पैसे दे रहा है, तो जितने भी दे दे ज़्यादा ही है। अगर वो ऑनेस्टली उस टाइम कहते हैं कि तुमने मुझे पैसे देने हैं तो मैं देता उन्हें कि मुझे आप सिखा दें क्या करना है। हाँ। अच्छा ये मुझे बताएं कि जब पढ़ लिया, नौकरी भी कर ली, अपना काम शुरू कर दिया, तो फिर काम कैसे आना शुरू हुआ? पीपल हार्डली नो यू पीपल जब आप शुरू करते हैं, और फिर आपको अपना काम करके अपना लोहा मनवाना पड़ता है जी कि आप डन दिस एंड आप डन दिस, और लोग आपका काम देख के आते हैं। सो इट वाज अ लक दैट पीपल स्टार्ट कमिंग टू, या इस पे भी कोई इन्फ्लुएंसेस थे बीच में? नहीं, इट्स वाज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन अदनान भाई, के इन द सेंस के बहुत कम रेट्स के ऊपर देखें ना, 2008 से शुरू होकर अब ये बात है ऑलमोस्ट 2012-13 की, तो 5 साल अपना काम मैं कर रहा था, छोटी नौइयत के अंदर ही या कहीं पे भी। सो एक थोड़ी मार्केट वैल्यू जो है आपकी बनना शुरू हो जाती है। सेकेंडली ये है कि फिर जब मैंने, आई वाज वेरी लकी कि जब मैंने SRDW ज्वाइन किया तो वो फर्म भी बहुत उस टाइम पे अपनी राइज के ऊपर थी, आज भी राइज पे ही तो है माशाल्लाह से। सो उसका भी एक बहुत इन्फ्लुएंस था कि द वेंडर्स स्टार्टेड टू नो मी एंड अदर पीपल स्टार्टेड टू नो मी, तो वो थोड़े छोटे नौइयत के जो उस टाइम पे मेरी अपनी हैसियत के मुताबिक जो प्रोजेक्ट्स थे वो आना थोड़े से शुरू हो गए थे। बट आई डू रिमेंबर नाउ दैट यू मेंशन इट कि जब मैंने अपना व्हेन वी डिसाइडेड टू पार्ट वेज विद SRDW, आई हैड वन स्पा दैट आई वाज डिज़ाइनिंग एंड आई हैड वन रेजिडेंस दैट आई वाज डिज़ाइनिंग, और बड़ी थोड़ी इनकी पेस थी, बट मैंने यही फिगर आउट किया था कि मैंने कहा अगर ये इतना हो जाए, so like that money was enough for me to sustain myself for another 2 months. I said 60 days is good enough for me to maybe give my work a shot. और बीच में फिर शादी हो गई? बीच में शादी नहीं, इतनी ऐसे चलते नहीं हो गई थी थोड़ी हमारे यहाँ चलते हो जाती नहीं, थोड़ी मेहनत लगी थी इसके ऊपर। So but yes, it was an arranged or it was a love marriage? No, it was a love marriage.
फिर इसलिए नहीं तो अगर रहेंगे तो फिर हो जाती चलते चलते साथ ही। जी, so that's quite a filmy story actually. Would you like to share it? Yeah, sure, why not? So yeah, me and my wife, हम बड़े अच्छे दोस्त थे. She's also a designer. BNU? From BNU? She spent a couple of semesters in BNU and then she shifted to NCA. Okay. So she's basically a communication designer, graphic designer and a photographer. So वहाँ से BNU से एक आधी दफ़ा हमारी मुलाकात हुई थी, हल्की फुल्की सलाम दुआ थी. फिर you know we were just friends and acquaintances. फिर बड़ी interesting story ये है कि जब you know there was this time in our life कि she was looking for people for me to marry and I was looking for people to her to marry. So you know हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, सारा कुछ था. फिर करते करते ज़िंदगी थोड़ी आगे बढ़ी and long story short, cut forward, she got a job in Dubai and she actually left and she was working over there, very happy. बड़ा फिल्मी सीन हुआ कि मैं जब you know when she left for Dubai, that is when I realized that I'm in love with her. So then I actually went up to my parents और मैंने कहा जी ऐसे ऐसे गेम हो गई है. तो उन्होंने कहा चलें ठीक है फिर you know देख लो क्या करना है. So then I actually went all the way to Dubai. Over there I proposed to her because यहाँ से जब मैं उसको बताता था तो उसको यकीन नहीं होता था because we were friends for so long. I was like you know no, I really do think. हाँ उसने कहा शुगल कर दिया. उसने कहा यार क्या पाया. उसने कहा मैं यहाँ पे अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर रही हूँ and I'm quite happy and everything ये वो. But then I went and I proposed and then I said no come back to Pakistan and yeah. This is how it started. This is how it started. Tell me that when you get married, तो क्या असर रूनुमा हुए in your professional life? In my professional life, none whatsoever. And what about your personal life? Personal life was completely overhauled. Yeah, obviously. जिम्मेदारी आ जाती है. Well, जिम्मेदारी आ जाती है. It's a whole different experience living with somebody, and you get to learn a lot of things about your own self that you had never experienced before getting married. So yeah, but no, we've established very good boundaries. मैं उसके काम में ज़्यादा नहीं दखल अंदाजी करता, वो मेरे काम में नहीं करती. And we want to keep it that way as well because you know after a long day of work, I don't want to come back and discuss work again. So you know once I'm done, ये भी एक चीज़ है जो बड़ा सीखना पड़ती है आपको अपने काम के अंदर कि कब शट ऑफ करना है, कब क्योंकि स्विच ऑन तो आप हर टाइम ही होते हैं. शट ऑफ करना बड़ा it's an exercise that actually took me about 78 months to realize कि यार ये मुझे काम स्विच ऑफ करना है वरना मैं पागल हो जाऊंगा. Who's more dominating, you or your wife? It depends. In different departments we're more dominating. Okay. Yeah. तो कभी-कभी होता है. अपने रोल्स बड़े defined हैं. अच्छा एक architect is the leader and he's like he's actually the director, the center of everything. तो बड़ी उसकी कमांड होती है. तो जब वो घर आता है और वो जब ऑफिस में उसको फील होती है आई एम द यू नो गाय और घर कहना यार मैं तो टी बॉय है. नहीं वो शुरू में कुछ पहले आपको पता है हमारी आई थिंक फितरत है मेल्स की कि हम पहले कुछ महीने ट्राई करते हैं हम अपनी. जब हमें रियलाइज होता है कि यहाँ दाल नहीं गल रही तो हम हथियार पे डाल देते हैं कि भाई दैट्स जस्ट हाउ इट इज. ओके, एनी स्पोर्ट्स यू प्ले? Yeah. I you know a lot of people ask me this question. Architect ना होते तो क्या होते? So I would have probably been a cricketer. Really? Yeah. Probably. So you still play? Had PSL been in my time when I was you know in O levels, I would definitely given cricket a very serious shot. Because मुझे ये था कि पाकिस्तान के 11 के अंदर मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा is a huge question mark given the sort of team and the sort of circuit we had in the 90s. But अगर मैं आज होता 13-14 साल का तो So it's a hard ball, tape ball? Hard ball. Of course. So on behalf of Brighter Paints, we can like actually. Yeah, of course. Why not? Why not? I was just recently told that you guys also do play cricket. मुझे तो idea नहीं था, तो मुझे ज़रूर I would love to join. चलें, that's great. अच्छा दूसरा ये बताएं मुझे आपको थोड़ी सी अपनी अब क्लाइंट की ज़िंदगी पे आते हैं. कैसे क्लाइंट मिलते हैं भाई? हर किस्म के क्लाइंट मिलते हैं बट मैं the smile you passed to me इसका मतलब बहुत मज़ेदार चीज़ें हुई मेरी लाइफ में. बट ये है कि मैं अल्लाह से एक बड़ी दुआ मांगता हूँ दान भाई कि मुझे अल्लाह ताला जो हैं वो पढ़े लिखे क्लाइंट दे दें रादर देन अमीर क्लाइंट दें. बिकॉज मेरी पहले 5 साल की 2008 से 2012 के अंदर जब मैं छोटी नौइयत के प्रोजेक्ट्स कर रहा था तो मुझे वहाँ पे ये बड़ी ज़बरदस्त इस फील्ड ने ये सिखाया कि बहुत कम कॉस्ट के अंदर रह के एक चीज़ को हाई एंड कैसे दिखाया जा सकता है. तो वो मुझे करना आता है. So I now basically enjoy working with clients who are actually more receptive to my ideas because many a times I say things कि वो मुझे कहते हैं हमने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं है. So मैं कहता हूँ कि जी मैं आपको इसका 3D दिखा सकता हूँ, मैं और तरीक़ों से समझा सकता हूँ, but at the end of the day you will have to trust me. So you know वो जो ट्रस्ट है वो मैंने देखा ज़्यादातर जो लोग लॉजिकल थिंकिंग वाले होते हैं वो ज़्यादा. कभी ऐसा हुआ कि कोई क्लाइंट आके जी पहले सामने बना के दिखाओ जी? बड़े सारे
बड़े सारे। तो हाउ डू यू हैंडल देम? बना के दिखाओ, मतलब लाइव बना के दिखाओ जी, सानू पसंद आएगा तो ऐसी विल गोना बाय इट फ्रॉम यू। नहीं इस तरह से लाइक एग्जीक्यूटेड समथिंग, नो नॉट ऑफ दैट, सो आई एम नॉट इनटू कंस्ट्रक्शन, वेरी लकी इफ यू अगर ऐसे आई डोंट डू कंस्ट्रक्शन, दैट्स व्हाई आई जस्ट फोकस इंटायरली ऑन डिज़ाइन। सो क्योंकि हम एग्जीक्यूट करते नहीं हैं, करवाते हैं, ये सुपरवाइज करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है इस वजह से ये सवाल हमसे। कभी ऐसा हो कि व्हेन यू हैव डिजाइन समथिंग एंड यू एग्जीक्यूटेड इट और वो जो शक्ल निकली है तो क्लाइंट ने कहा ये तो वो था ही नहीं जो मैंने सोचा हुआ था? जी जी बिल्कुल, ऐसा भी हुआ है कि क्लाइंट ने भी कहा कि ये नहीं था, और ऐसा भी हुआ है कि मैंने खुद कहा कि ये वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। सो वो बिल्कुल हो जाता है, दैट्स पार्ट ऑफ द लर्निंग कर्व, बट यू नो when something hits the fan, I think it's very important to not have a communication gap between your client. आप माने, आप सबसे पहले तो own up to it कि यार हो गई गलती, and then tell them कि यार इसको कैसे rectify किया जा सकता है, कैसे कहाँ से कर सकते हैं, किस तरह से पैसे बचा सकते हैं, and you know in certain cases I have even been up to the fact कि यार कोई और प्रोजेक्ट मेरे से करवा लेना, मैं उसके पैसे नहीं चार्ज करूँगा अगर कहीं पे मैंने ज़्यादती की। गलतियाँ हो जाती But you, very frankly speaking, I think I've been working for about 13 years now, Nanve, I think not more than two projects come to mind कि जिसके अंदर मेरी थोड़ी सी गलती थी, यार negligence थी, I would say, मिस हो गई थी एक चीज़। Any funny incident with your clients or with your vendors or with anybody? मैं नहीं, आपको जहन में आएगा तो आई थिंक बातों में आएगा तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी कुछ होते हैं जो मार्क छोड़ जाते हैं उसके ऊपर। It's not design, it's not work related, it's just a bit of a funny incident that happened on site. एक मेरी क्लाइंट थी, उनका मैं घर बना रहा था, she was expecting, तो गर्मियों के दिन थे, तो हम साइट विजिट पे थे, तो वो उनको थोड़ा ज़रा नौजिया वगैरह हुआ, तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि आप मेरे ना वो गाड़ी में चिप्स पड़े हुए हैं, ज़रा वो ला दे, मेरा शुगर लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो वो ड्राइवर गया, वो गाड़ी से पोकर चिप्स का पैकेट उठा के ले आया सारा। सो that's something that just comes to mind straight away. But होते रहते हैं फन इंसिडेंट्स, आई नॉट रियली, नथिंग इज कमिंग टू माइंड एज सच। ओके, व्हाट अबाउट म्यूजिक, मूवीज, ट्रैवलिंग, किसका ज़्यादा शौक है? तीनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, इन द रिवर्स ऑर्डर। ओके, सो ट्रैवल इज, मुझे ये लगता है, बल्कि यू नो लाइक मुझे ऑनेस्टली ये लगता है कि ज़िंदगी तो मैं ट्रैवल करते हुए जीता हूँ। जो मैं यहाँ पे हूँ, ये मैं सिर्फ आई एम जस्ट मेक यू नो इतने पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ कि ट्रैवल कर सकूँ। सो ये वाली जो लाइफ है इज़ इंटरिम, जैसे मैं ज़िंदा तब होता हूँ जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ। सो उसका बहुत ज़्यादा शौक है। इट यू नो ट्रैवलिंग के आपको पता है बेशुमार। ट्रैवलिंग का मेरे ख्याल से हर बंदे को ही शौक है ट्रैवलिंग का। हमारे काम में अदनान भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, बिकॉज आपने एक सर्टन अमाउंट ऑफ एक्सपोजर देना होता है। यू एंड आई बोथ नो कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन मतलब आज तक हमें ये सवाल हो जाता है कि जी बेसमेंट में बाथरूम बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो आई मीन आप क्या यू नो व्हाट आप क्या क्वेश्चन, हालांकि हम पिछले 10 सालों से बना रहे हैं और आज तक कोई सर मतलब ये 30 साल पुरानी जगह पे आप बैठे हैं, इसमें बेसमेंट बना हुआ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सो यू नो वर्कमैनशिप अगर ठीक हो तो मसला नहीं होता। बट सो क्या बात क्या कर रहे थे हम? सॉरी, हम ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं। ट्रैवल की, या सो ट्रैवलिंग के अंदर ये होता है कि एक तो आप यू नो यू गेट टू लर्न कि दुनिया में बाकी लाइक यू नो डिफरेंस कितना है फ्रॉम गुड क्वालिटी आर्किटेक्चर वर्ल्ड वाइड। एंड देन you know I often ask a lot of I ask myself this question, I ask young students this question ke it's going to be what 74 years to our independence this year inshallah. In 74 years Adnan bhai, I don't think you can give me 5 buildings made by Pakistani architects jo ke world level ke upar genuinely good buildings hain, which is a bit of a you know it's a dilemma I would say, you know dilemma in our culture setting. But anyways, जब लोगों को opportunity दी गई, I'm a huge fan of Alhambra Mall Road. Yeah, it's amazing building, amazing building. आज तक ऐसी बिल्डिंग लाहौर में नहीं है। मुझे तो पाकिस्तान में लगता है नहीं होगी। Credit goes to Nayyar साहब for that. बिल्कुल। So I guess कि वो traveling से आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं कि what is the new ideas that you know things are going forward with. And then movies are very very important because there's another theory that I have in life. I think कि अगर आपको एक art की समझ आ जाए ना थोड़ी सी, तो बाकी सारे जितने फ़नून लतीफ़ा है कि टॉपिक्स हैं वो उनका कुछ कुछ आपको समझ आ जाता है। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू एंड आई अंडरस्टैंड डिज़ाइन समहाउ, वी विल हैव अ सर्टन अमाउंट ऑफ आइडिया कि हाउ म्यूज़िक इज़ बीइंग कंपोज्ड, वी विल हैव अ सर्टन आइडिया कि हाउ अ मूवी इज़ हाउ म्यूज़िक इज़ बीइंग कंपोज्ड एंड हाउ अ मूवी इज़ बीइंग मेड। बिकॉज यू नो I watch a lot of movies and my wife did ask me this question कि you know why is it, you know तुम religiously इतना क्यों देखते हो? Because I tell them कि मेरे में और जो इस फिल्म का डायरेक्टर है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो 2D के अंदर एक फ्रेम सेट कर रहा है, मैं 3D के अंदर फ्रेम्स ही सेट कर रहा हूँ। आई थिंक इट्स अ परसेप्शन जो देखते हैं सर। फॉर एग्जांपल मैं जब भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करता था अपने वक्त में, आज भी, तो मैं उसको ऊपर से प्लान में नहीं देख रहा होता, मैं उसको 3D में देख रहा होता हूँ और मेरा जो क्लाइंट है वो उसको प्लान में देख रहा होता है। तो आपकी परसेप्शन ही चेंज हुई होती है। मैं जो देख रहा होता हूँ और उसको एक्सप्रेस कर रहा होता हूँ वो उसको समझ ही नहीं आता बिकॉज वो प्लान में से देख रहा है। फिर उसको समझाता हूँ कि इसको
3D में Walk देखो, through करें। वॉक थ्रू में देखो, हाँ, फिर चलें। तुम्हें समझ में आएगा। तो बिल्कुल। उससे मेरे क्लाइंट को बड़ी हेल्प होती है, उनका विजुअलाइजेशन जो एक लेवल है बड़ा राइज जाता है। सो फिल्म तो मेरे लिए अदनान भाई इज़ लाइक अ लर्निंग, इट्स लाइक व्हेन मैं एंटरटेनमेंट के लिए मैं मूवी नहीं देखता, मैं अपने आप को सिखाने के लिए मूवी देखता मैं तो मूवी वैसे क्रिटिक के तौर पे देखता हूँ कि इसमें से क्या अच्छा है और क्या बुरा और क्या निकालना है, और ख़ास तौर पे जो कोरियोग्राफी है दैट गिव्स यू लॉट ऑफ आइडियाज इन योर आर्किटेक्चर एंड I just can't break away from architectural design. My mind just always keeps on wondering architectural it design. gives you new ideas and new So imagination. मुझे तो you know like मुझे तो एक if I see a frame I will imagine some sort of an design intervention in it. ओके, अगर एक फिल्म बनाए Yeah. तो you would like to be the director of the movie, the producer or the hero, or what you want to be? Director for sure. For sure you want to be the director of the movie. मूवी तो डायरेक्टर का मीडियम है, एक्टर का मीडियम तो थिएटर है, मूवीज तो डायरेक्टर का मीडियम है। Okay, now tell me that what sort of an architect you are? You are into modern or into classic? क्योंकि आजकल क्लासिक घर बहुत बनते हैं, जहाँ जहाँ क्लासिक घर ही नजर आ रहे हैं, और वो क्लासिक हैं भी नहीं, वो पाकिस्तानी क्लासिकल हाउसेज हैं, ऐसा ही है। जो मुझे जो फीलिंग आती है ऐसा ही है। that if ऐसा somebody ही है। asks me जी कि क्लासिकल घर करना, तो मैं कहता यार मैं नहीं कर सकता हूँ। It's a very hard job to make a मतलब क्लासिकल हाउस। Yeah. तो यहाँ पर तो मैं 5 मरले का घर भी क्लासिकल हाउस में देख रहा हूँ। बिल्कुल, ऐसा So ही है। what sort of an architect you are? Very strictly modern. Very strictly Strictly modern. Why I- modern? Because I very strongly and quite definitely agree with the ideology of modern architecture, and modern architecture मैं बताता चलूँ कि इज़ नॉट कंटेम्प्रेरी, और मॉडर्न लोग समझते हैं कि जदीद दौर का है। इट्स नॉट। मॉडर्निज्म इज़ अ मूवमेंट इन आर्किटेक्चर दैट हैपन पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, कि जब दुनिया ख़त्म हो गई थी एंड फॉर्म फॉलोज फंक्शन वाला जो सारा सिनेरियो था, उसके जो कुछ वहाँ से लेकर टाइम जो मेरा ख्याल है डीकंस्ट्रक्टिविज्म तक चला है, वो वाला जो एरा है, इसके बीच के अंदर भी आई एम श्योर और मूवमेंट्स आई हैं, बट उस वाले मॉडर्निज्म के साथ और उस आइडियोलॉजी के साथ आई अलाइन माई सेल्फ। So what is your color palette? How when you design a house, what are the few elements of design comes to your mind right away कि जी मैं मॉडर्न घर करता हूँ, मेरे ये elements of design है इसका? मेरे लिए अदनान भाई हर किस्म के डिज़ाइन के अंदर, चाहे वो रेजिडेंस हो चाहे वो कोई और हो, सबसे मेजर प्लेयर इज़ एंड ऑलवेज विल बी नेचुरल लाइट। आई एम स्टम्प्ड व्हेन देयर इज अ प्रोजेक्ट के जिसके अंदर इट्स कम्प्लीटली इंट्रोवर्टेड, और कभी कभी आपको ऐसे ऑफिस मिल जाते हैं जिनके अंदर इज़ नो लाइट सोर्स, सो इट्स देन आई ट्राई एंड रेप्लिकेट नेचुरल लाइट समहाउ, एंड but anyway, so my color palette is alongside natural light, so obviously white and different hues of whites are very important to me, and then whites and greys is So basically black to white में जो hues हैं, that is Yes. actually color palette. Yes. And if you want to add a color to it, what would color that be? anything sort of that goes with concrete. Concrete is actually my material of choice. अगर मुझे material कोई It's again choice दी greys. जाए, It's again greys, yeah. So the sort of colors that complement concrete really well. So bright orange जो है that actually complements color really well, concrete really well. Bottle green does complement concrete really अच्छा, well. how do you visualize colors? Like as an interior designer, I see my projects in black and white when I'm designing them. And when I see them in black and white, I visualize कि इसमें इतने % सियान होना है, इसमें इतने % झंडा होना है, तो फिर वो एक मैं पिक्चर क्रिएट करता हूँ। I actually paint my interior in that. और मेरे चूँकि इंटीरियर आता ज़रा थोड़े से कलर पैलेट मेरा ज़रा थोड़ा सा वसी है। कलरफुल भी और वसी भी बहुत ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे लोगों को नहीं समझ में आती नहीं आती। यूजली, बट आप प्ले मोर लाइक कलर्स। तो हाउ डू यू मतलब किस तरह से क्रिएट करते हो, कितने % मैंने क्या मेरा जो थॉट प्रोसेस है ना अदनान भाई, वो इट्स क्वाइट रिवर्स टू हाउ यू थिंक। आई थिंक इन अ लॉट ऑफ बोल्ड स्ट्रोक्स। तो मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होगा कि अच्छा अगर 4 दीवारें हैं तो 3 दीवारों के ऊपर एक कलर कर दो, और एक के ऊपर जो है वो बीच में एक पट्टी मार लगा दो कलर की, या एक को डिफरेंट कलर कर दो, बट डू इट वन सिंगल बोल्ड स्ट्रोक एंड अ लिटिल लाउड। सो लाइक एज अपोज टू जो मैंने देखा है कि ज़्यादा जो कामयाब इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं वो थोड़ा सा इस दीवार पे, थोड़ा सा इस दीवार पे, थोड़ा सा उस तरह से करके एक होलिस्टिक व्यू जो है वो क्रिएट करते हैं। आई समहाउ कैन नॉट थिंक लाइक दैट, सो आई डू मोर बोल्ड स्ट्रोक्स, एंड लाइक एक दीवार को मैं पूरा करवा दूंगा, ये एक छत को मैं पूरा करवा दूंगा, एंड देन आई ट्राई एंड मैनेज द इंटायर स्पेस अकॉर्डिंगली। ओके? जब मैं कलर्स की एक्चुअली जब बात कर रहा था ना अदनान भाई, तो मेरे लिए ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आई एम नॉट जस्ट लुकिंग एट 4 walls and a roof or and a floor. I am looking at the sort of curtains that they're going to be, or blinds or any other things, and the sort of furniture that is going to be, because वो पूरी जो चीज़ है वो जब भी कोई आके एक्सपीरियंस करेगा तो होलिस्टिकली करेगा, वो कभी भी उसको आइसोलेशन में नहीं करेगा कि अच्छा दीवारों पे ये हुआ है तो सोफे पे ये पड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं, वो पूरी चीज़ इक्वेशन इज गोइंग टू बी वन। सो नो टेल मी, लाइक कोरोना आया, 1.5 साल हो गया कोरोना का, व्हाट आफ्टर इफेक्ट्स डिड हैपन ऑन योर लाइफ प्रोफेशनली?
Lots of after effects, sir. Lots of after effects. I remember right before Corona, there's this boom in Lahore of co-working spaces. So हम एक दो इंटरनेशनल कंपनीज के साथ भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स थे ऐसे कि जो यहाँ पे co-working spaces आना चाह रहे थे. Obviously all of those stopped because जहाँ पे पहले 6 फुट के अंदर 3 लोग बैठते थे, अब वहाँ 6 फुट के अंदर एक बंदा बैठता है, तो सारी feasibility आउट हो गई. ये तो प्रोग्राम वाइज डायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस, डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स के हैं, बट जो मुझे लगता है कि हमारी ख़ुद की आर्किटेक्ट्स की जो जिम्मेदारी है उसके अंदर ये ज़रूर एक चीज़ आनी चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने इम्प्लीमेंट शुरू भी कर दिया है करना, कि दे गोइंग टू नॉन पोरस मटीरियल्स, ताकि जो जर्म्स हैं वो आराम से जो है वो वाइप ऑफ हो सकें और किसी भी सरफेस के ऊपर जो है वो जर्म ज़्यादा देर तक ना रहे. So there is definitely a more focus on this. बल्कि it's nice that you bring it up because you know हमारे जो पेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं और बाकी जगह भी हैं, ब्राइटो स्पेशली, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेन फ्री वाला मेरा ख्याल है इनका एक प्रोडक्ट है विच इज़ ऑल्सो क्वाइट नॉन पोरस, एंड वो यही वाली आपको क्या कहते हैं सर्विस प्रोवाइड करता है कि अगर आपने एक को साफ़ भी करना है तो वो सरफेस को बड़े आराम से easy to क्लीन और एंटीबैक्टीरियल है वो सारा. एग्जैक्टली. और बच्चों के लिए बहुत बेहतर है ये, मतलब हमारे घरों में अक्सर होता है बच्चों की दीवारों पे जाएं तो बच्चों की होते हैं. बिल्कुल. तो मेरा तो ये होता है कि यू नो मौलाना रूम का एक कॉल है कि सारे ज़माने को बदलने से बेहतर है कि ख़ुद को बदल लो. सो अगर हर बच्चा ही दीवार पे लिखने में एक्साइटमेंट फील करता है तो मेरा तो ख्याल है इसको लेजिटिमाइज़ कर देना चाहिए, और मैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर करता भी यही हूँ कि मैं उनको दीवारों के ऊपर सर्फेसेस ऐसी ही बना के देता हूँ कि जहाँ पे वो उसको गंद डाल सकें और फिर आप उसको आराम से जो है वो वाइप ऑफ कर सकें, या कुछ अर्से के बाद आप ओवरऑल ही नया पेंट करवा दें. सो येस, ब्राइटो प्लेज अ ह्यूज. तो जैसे अब मैकडोनल्ड्स का मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा कि मैकडोनल्ड्स का जो येलो कलर है वो बेसिकली इज़ अ कलर दैट यू कैन नॉट लुक एट फॉर मोर देन 15-20 minutes, and that's by design because they don't want you looking, they don't want you staying in there. Yes. Once you've paid on the till, you are redundant to them. Then आप बेशक जाएं, खाना खाएं ना खाएं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब क्लाइंट्स जो होते हैं वो आके कहते हैं कि जी मैकडोनल्ड्स में हमारा बच्चा बड़ा खुश होता है तो हमने इसका जो कमरा है वो वाला येलो पेंट करवा दिया है. एंड देन यू नो वो बच्चा नहीं सोएगा बिकॉज उसका माइंड जो है वो एक्टिव रहेगा. दैट्स अ कलर दैट यू नो इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू सूद. सो कलर्स की भी अपनी बड़ी साइंस होती है, लोग उसको समझ नहीं पाते. ऑब्वियसली हम अस बीइंग प्रोफेशनल्स हमारा काम है तो हमें इसके द्वारा सारी चीज़ जो है वो पता होती है. तो जो जितने भी हमारे अभी माशाल्लाह और नेशनल इंडस्ट्रीज बूमिंग डे बाय डे, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, इंपोर्ट कम हो रही है, यू आर नॉट गेटिंग मटेरियल्स इन द मार्केट. कुछ गवर्नमेंट के लाते तो हमारी लोकल इंडस्ट्री बड़ी उसमें ग्रो की है उसके अंदर, जिसके अंदर टाइल इंडस्ट्री है. मैं देखता हूँ कि टाइल के बड़े प्लांट्स लग रहे हैं, और पेंट इंडस्ट्री तो वैसे ही ग्रो हमारी माशाल्लाह इसमें काफ़ी. अब हार्डवेयर इंडस्ट्री भी इसके अंदर आ गई है, इसके अंदर अब और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग रही है. तो कितनी बेनिफिशरी है हम लोग आर्किटेक्ट्स के लिए जो लोकल इंडस्ट्री है? बहुत ज़्यादा. एक तो मतलब अदनान भाई, पर्सनली स्पीकिंग, वन ऑफ अ मेजर रीज़न व्हाई आई वर्क इन पाकिस्तान बिकॉज आई वांटेड टू हेल्प पाकिस्तान. क्योंकि यू नो देयर हैव बीन टाइम्स इन माई लाइफ व्हेन आई हैव बीन ऑफर्ड यू नो वेरी गुड सैलरी पैकेजेस आउट ऑफ पाकिस्तान. बट एक बहुत कॉन्शियस रीज़न पाकिस्तान में रहने का ये भी था कि यार यहाँ पे आके जब यहाँ के वेंडर्स के साथ मिलकर काम करेंगे तो उनका भी सिस्टम जो है वो चलेगा. क्राफ्टमैनशिप बढ़ती है आपके मुल्क में. बहुत पावरफुल होता है इस तरीके से, क्योंकि उसके साथ एक जो बहुत सारे लोग एसोसिएट हैं, उनके बहुत सारी रोजी रोटी जो है वो हमारे साथ एसोसिएटेड होती है. तो ये एक्चुअली कोविड का बड़ा प्रेशर भी था कि जब काम रुके थे तो एक्चुअली आपको भी बड़े फ़ोन आए होंगे इसी चीज़ के ऊपर कि जी काम नहीं है. पीपल आर नॉट आस्किंग फॉर मनी, पीपल आर आस्किंग फॉर वर्क. सो एक तो ये कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने ऐसी पोजीशन में रखा हुआ है कि यू नो हम सर्टन अमाउंट ऑफ इसके अंदर इन्फ्लुएंस रखते हैं. सेकेंडली ये है कि ऑब्वियसली यार लोकल मटेरियल तो मैं आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ इट. मैं तो जितना मेरा बस चले तो सारा कुछ ही हम लोकल इंडस्ट्री से, लोकल मार्केट से, लोकल मटेरियल के साथ ही करें, ताकि एक हमें भी लर्निंग भी हो, एंड सेकेंडली ये है कि द इंडस्ट्री विल ग्रो एज वेल. ऑब्वियसली I mean like as a in Pakistani, as a I would still consider myself young, as a young Pakistani individual one has to be optimistic. बिकॉज पेसिमिस्टिक होने के लिए तो फिर ये मुल्क बहुत सारी ऑप्शंस आपको देगा. ऑप्टिमिस्ट तो आपको खुद ही होना पड़ता है. बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री यार नानवी दिस अनटैप्ड. और ऐसे से मटेरियल्स हैं जो अभी तक आज तक हमने एक्सप्लोर भी नहीं किए होंगे शायद. बिल्कुल ऐसे मटेरियल्स हैं. बिल्कुल. ओके, ना कमिंग बैक, जब कॉलेज का दौर निकला तो मतलब उस दौर के अंदर यू हैव मेनी कोलीग्स एज वेल, दोस्त यार अहबाब होंगे. तो वो आज किस मुकाम पर और आप किस मुकाम पर हो? नहीं, सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अपनी ठीक जगह पे हैं. जहाँ पे जिन लोगों ने अपनी प्रैक्टिसेस करना शुरू की वो अपनी प्रैक्टिसेस बड़ी अच्छी कर रहे हैं. जो लोग टीचिंग के अंदर गए वो टीचिंग के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं. सम ऑफ देम डिसाइडेड नॉट टू वर्क, so they are also doing fine. Some of us decided to go hardcore into construction, so they are also doing fine. What are the challenges which you'll
suggest to the upcoming architects like you जो बिल्कुल पढ़ के निकले और एक फेज से गुजरते हैं, तो किन किन चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए? That's a very interesting question and I really don't have an answer to it, Adnan bhai. But what I can say is कि उन लोगों को सबसे पहले तो ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि एंड गोल क्या है, चाहते क्या हैं. I think this somebody really needs to decide very early in their career कि whether they want to make money, and there's no shame, no harm in accepting it. कि अगर कोई ये कहता है कि भाई मैं पैसा कमाने के लिए ये काम करता हूँ, there's no problem in that. कई होते हैं कि जो वाकई बहुत अच्छा काम करने के लिए काम करते हैं, कई होते हैं कि जो दूसरों को एजुकेट करने के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर आपकी सारी जो आइडियोलॉजी है वो चेंज होती है, एंड देन द वे यू हैंडल प्रोजेक्ट्स एज वेल ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग. सो फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादातर ये ऐसे ही लोग हैं कि जो अपनी प्रैक्टिस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो क्योंकि आई डू अ बिट ऑफ टीचिंग एज वेल, सो थोड़ा बहुत मुझे ये स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछते रहते हैं. सो उसके अंदर यही है सर कि you first need to consider yourself कि अभी आपको बहुत ज़्यादा पॉलिशिंग की ज़रूरत है. तो सबसे ज़्यादा तो यही है कि एम्बिशन वगैरह सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन एक देयर शुड बी सब्सटेंस टू योर वर्क. वो सब्सटेंस आपको रगड़ा खा खा के ही आता है. हमारी फील्ड ही ऐसी है और हमारी इस कदर वसी फील्ड है और हर रोज़ इवॉल्व करती रहती है कि कोई भी नहीं आपको अपनी ज़िंदगी में मिला होगा जिसने कहा होगा जी मुझे ये फील्ड पूरी आती है, मुझे सारी चीज़ समझ आती है. आई थिंक 24 घंटे की नौकरी भी ये 24 घंटे की है. जी पूरी. सो अगर इफ़ यू आर वर्किंग फॉर योर ओन सेल्फ, इफ़ यू आर हेडिंग योर ओन फर्म, तो दिस डजंट शट ऑफ. यू जस्ट कांट. दैट्स द लिबर्टी. चाहे भी तो नहीं शट कर नहीं कर सकते. लाइक जितने मेरे दोस्त हैं वो सारे जो बैठे होते हैं, ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड, सो दे ऑलवेज से कि तुम तो अपना काम करते, यू कैन गो टू द ऑफिस एट योर टाइम एंड अदर स्टफ. एंड आई वाज लाइक नो, ऐसे नहीं लगता. एंड जब व्हेन अ क्लाइंट सेज कि मीट मी ऑन दिस टाइम, यू हैव टू मीट. एक्चुअली अगर मुझसे पूछोगे तो आपका जो शट डाउन बटन है जी वो आपके हाथ में नहीं है. वो आपके हाथ में नहीं. अगर आप That's what I tell them. That's what I tell them. That you have the liberty of shutting your phone and saying I'm not feeling well and just disappear for 2 days. Yeah. I can't even do that even when I'm on a vacation. I just can't. It's a hard job actually. Yeah. But it's a very gratifying job as well. Yeah. And respectful as well. Very respectful. Yeah, but like for narcissists like myself, seeing a product being built, seeing a building being built, and knowing that building is going to outlast me, it's quite a. अच्छा, as an architect, घर का कौन सा ऐसा जो the most interesting, the most important part of the house है? To me? Yes, when you are designing it, yes. I really do think, Adnan भाई, कि रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स के अंदर एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. आई रियली डू थिंक सो मेरे लिए एंट्रेंस फॉयर्स और एंट्रेंस लॉबीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली जब मेन गेट से जो एक्सपीरियंस है, दैट यू आर आइदर वॉकिंग इन और ड्राइविंग एंड देन यू गेट आउट द कार एंड देन यू ओपन द मेन डोर एंड देन यू गो इनसाइड द हाउस. सो फ्रॉम अनबिल्ट इन्वायरमेंट और से शेड के अंदर सेमी बिल्ट इन्वायरमेंट टू बिल्ट इन्वायरमेंट जब आप आते हैं, आई थिंक दैट एंट्रेंस लॉबी इज़ टू मी मोस्ट इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर वहाँ पे if I establish good enough light, if I know कि अगर कोई फजर पे आ जाए, मगरिब पे आ जाए, ज़ोहर पे आ जाए, किसी भी दिन के टाइम पे आ जाए, is going to be dynamic enough. I know that they will carry that taste throughout their mouth whenever venturing in that architecture. कहीं पे भी वो उसके अंदर चले जाएं. Okay. So that's what I come. हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देंगे जो लोग अब घर बना रहे हैं और मॉडर्न लाइन्स पे जाना चाहते हैं, तो किन किन चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए while they are planning the house? I think the biggest factor is to choose your architect very, very carefully. And wisely, I think. Wisely, take time in it. Yeah. And that there's no harm or there's no shame in going up to an architect and saying, we're just here to meet you to see whether our wavelength matches or not. And then we will be going to this architect or that architect. तो मुझे इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं. इनफैक्ट बहुत दफ़ा तो मैंने क्लाइंट्स को रेफ़र किया है कि जी आप इनसे भी मिल लें, इनसे भी मिल लें, और फिर हम तीनों के अंदर डिसाइड कर लें आपने किसके साथ जाना है. बट वंस यू डिसाइडेड कि आपने किसके साथ जाना है, देन गिव देम सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीडम. देन यू हैव टू ट्रस्ट देम. फ्रीडम एंड ट्रस्ट. Yeah, then you can't say कि I've never seen something like this. Like my uncle made a house last year and his experience about this was very bad. I have no idea what your uncle did. You're going to trust me when I say something. Which is the prime project of your life जो आप समझते थे मेरे लिए एक monumental project है या जिसको कर. I'm very honestly speaking, I've been working for 13 years. In those 13 years, I think I've only done 2 projects which I am proud of. One actually, the other one is an internationally winning award project. उसका और थोड़ा सा उसके साथ association है. बट एक फैक्ट्री है इधर ही लाहौर के अंदर ही, टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, उसके अंदर हमने एक मस्जिद बनाई थी उनके लिए, जामे मस्जिद. दैट मॉस्क आई थिंक इज एक्चुअली द ओनली मॉस्क आई हैव एवर डन, बट दैट मॉस्क इज that is your perhaps the best project that I've done.
ओके, तो अब ये मुझे बताएं कि like that was the one project कि जिसकी साइट पे जाके मुझे खुशी होती थी, वरना आपको पता है कि हम जब साइट पे जाते हैं तो हमें मिस्ड अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नजर आती हैं rather than saying कि we're actually proud of something. where do you see in another 10 years? I Have you ever wouldn't- thought about it? I wouldn't want to put it on record and I don't want to say it, but yes, my dreams are quite wild. Quite well on that. चलो, we'll pray that hopefully ये Please do. dreams come true. Please do. Please do. ठीक है? मेरी मेहनत पूरी आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है. जहाँ तक हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं और नेशनल मटेरियल आप भी लगा रहे हैं, मैं भी लगा रहा हूँ, लाइक पेंट है, टाइल्स है, फलाना. सो व्हाट इज़ द कोर थिंग यू गोना टेल अस अबाउट इट? Primary, my job is I need to be loyal to my project. And then obviously that project is associated with the client, so I need to safeguard that. And then of course मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट को ही आगे पुश करूँ, if I'm in a comparison with others. बट एट द एंड ऑफ द डे यू ऑल्सो हैव टू सी कि यार क्या क्वालिटी आप लगा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे. आप खाली नेशनलिज्म को अपने सामने रख के आप अपने प्रोजेक्ट को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. सो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू मेंशन ब्राइटो ओवर हियर कि जिस तरीके से इन्होंने अपना, एंड आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि जिस तरीके से इन्होंने क्वालिटी इंप्रूव की है, जो पहले शायद ऐसी नहीं थी, अब बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं. अगर बाकी भी अपने स्टैंडर्ड्स और अपने बार्स को रेज करेंगे और ये सिर्फ सोच छोड़ दें कि यार पाकिस्तानी है तो ऐसा ही होता है, आई थिंक दैट्स अ डिफीटिस्ट अप्रोच. आई थिंक अपनी सोच ऐसी रखनी चाहिए कि दुनिया का कोई भी कंपेटिटर आपके साथ आ जाए तो आप उसके साथ एटलीस्ट अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने एनवायरनमेंट में तो लड़ सकें. सो वहाँ तक इफ द प्रोडक्ट इज गुड इनफ, क्वालिटी को रेज करना चाहिए जो लोकल इंडस्ट्री जो उनसी है. शुड बी रेज्ड. आई हेट द टर्म के लोग जब ये कहते हैं कि जी आप फलानी जगह जाएं तो पाकिस्तान लगता ही नहीं है. आई जस्ट एब्सोल्युटली हेट दैट. आई थिंक हमें एज पाकिस्तानी अपना बार इतना रेज करना चाहिए कि अच्छी सेंस में आप ये कहें, ना कि विद अ नेगेटिव कॉनोटेशन अटैच्ड टू इट. Okay, thank you Noor for being with us on this show. और Pleasure was all mine. I really enjoy talking to you. सेम हेयर. आप तो झूठ बोल रहे हैं, मैं सच में, असल में मैंने बहुत एंजॉय किया. ओके व्यूअर्स, इसके साथ हमें इजाज़त दें. अगली एपिसोड के लिए दोबारा मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़. जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला. वेरी नाइस. ये तो बड़ा हिडन टैलेंट रखा हुआ आपने अपने पास. और बस यार शुगर लगता रहता है, इकट्ठे बैठे होते हैं यार दोस्त, कभी कभी क्योंकि भाभी के मज़े या नहीं गए जब दिल के गाना सुन लिया. तो इस रंगीनी का बचपन से ही ये था सारा कुछ सिलसिला. दिल चाहता है कि अगर ठीक है, अगर एज हो गई है तो हाँ, दिल जवानी है. दिल तो जवान है ना. तो घर पे भाभी बॉस हैं कि घर पे भी आप ही बॉस हैं? मेरी मिसेस के साथ हेल्थ अंडरस्टैंडिंग है. घर में जिसका भी बॉस है ना, वो उसको अंडरस्टैंडिंग ही कहता है उसको. मैं तो आपको कह रहा हूं.